सो ये ट्रू है, सिटी कभी भी बैरियर नहीं बन सकता है आपके गोल के लिए, अगर आपके गोल स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे तुमने बताया कि तुमने बी फार्म क्यों ज्वाइन किया, आई ऑल्सो वुड लाइक टू से दैट कि मैंने बी फार्म क्यों किया। मेरी फैमिली में कोई भी बिजनेस ओन नहीं करता है एंड कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, बट आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट बिजनेस एंड मुझे फार्मा सेक्टर ही एक ऐसा चार्मिंग अपॉर्चुनिटी दिखी कि फार्मा सेक्टर के अंदर लीगली हम बिजनेस में जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। जो BMS वगैरह कर रहे थे उनको पता चला था कि अब यहाँ सैचुरेशन है और उन्होंने गलती की है, सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ये भी एक इंडस्ट्री है फार्मेसी। हेलो हर्ष, वेलकम एट कैनवास क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज। हर्ष ने रिसेंटली कॉलेज टू कॉर्पोरेट इवेंट अटेंड किया था। कॉलेज टू कॉर्पोरेट इवेंट अटेंड करने के बाद जो भी 1 डे सेशन हुआ था, उसके बाद हर्ष के फ्रेंड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। तो उन सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने और खुद के क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए हर्ष आज हमारे साथ आया है। Am I right, Harsh? Yes, thanks for inviting, ma'am. I am Harsh Chauhan and I am currently final year B Pharm student. So मेरे दिमाग में बहुत सारे questions थे and मैं काफ़ी curious था. So मेरी curiosity मुझे आज कैनवास अकेडमी में लाई है and उनके फाउंडर विजय भक्ते मैम के साथ डिस्कशन करने का मौका मिला है। So हर्ष, मुझे ये जानना है सबसे पहले कि आपने बी फार्म क्यों चूज़ किया? सो मैम, कॉलेज में जो बताता हूँ वो आपको जानना है या ऑनेस्ट चाहिए? ऑनेस्ट मुझे चाहिए। व्हाट वाज योर गोल बिहाइंड जॉइनिंग बी फार्म? मैम ऑनेस्टली ऐसा बताऊँ तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, बट मुझे पता था कि डॉक्टर बनना बहुत ईजी टास्क नहीं है एंड मैं नीट की पढ़ाई भी नहीं कर रहा था। एंड तब मुझे बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था बिजनेस में, बट मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा बिजनेस पर्सन नहीं है एंड हमारी फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, मेरी फैमिली में कोई भी बिजनेस ओन नहीं करता है एंड कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, बट आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट बिजनेस एंड मुझे फार्मा सेक्टर ही एक ऐसा चार्मिंग अपॉर्चुनिटी दिखी कि फार्मा सेक्टर के अंदर लीगली हम बिजनेस में जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, जो कि पढ़ाई भी होगी उसी की फील्ड रिलेटेड एंड उसमें हम लोग अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अर्लियर मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं था, मुझे तो होलसेल एंड रिटेल शॉप से दिखते थे, बट मुझे एक विजन था कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रीम है, बट आई होप कि वहाँ तक भी पहुँचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, सो इसीलिए आपने बी फार्म ज्वाइन किया इस विजन के साथ। उस विजन के लिए अभी कुछ शुरुआत की या उस विजन को ब्रेक करने के लिए कॉलेज टू कॉर्पोरेट इवेंट आ गया बीच में? मैम विजन तो है अभी भी एंड बहुत क्लैरिटी मिल रही है। पहले कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अभी 3-4 साल जब डिग्री में देने के बाद रियलाइज होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इतना इजी टास्क नहीं है जितना इजी लगता है एंड होलसेल एंड रिटेल बिजनेसेस बहुत कॉमन है एंड ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस चलते आ रहे हैं। सो सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है। एग्जैक्टली एंड इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। सो मैं एक्चुअली एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा था कि इसमें और कौन से एस्पेक्ट्स हैं, बट क्या होता है कि सोसाइटी में जनरली हमें 2-3 ही ऑप्शंस दिखते हैं कि कोई रिटेल फार्मेसी चला रहा है, कोई होलसेल फार्मेसी चला रहा है या कोई एमआरशिप कर रहा है। सो यही 2-3 कॉमन ऑप्शंस दिखते हैं, तो पता ही नहीं लगता है कि फार्मा सेक्टर में और क्या क्या होता है। बट बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स अटेंड करने के बाद जो कॉलेज ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कॉलेज टू कॉर्पोरेट इवेंट में इवेंट अटेंड करने के बाद फिर चीज़ें पता लगती है कि क्या क्या और ये भी है इंडस्ट्री में। यस, हमें इसका एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता रहता क्योंकि हमारे आजू बाजू कोई नहीं करते होता है। सो टेक साइड भी है एंड क्लिनिकल रिसर्च भी इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, क्लिनिकल रिसर्च में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है एंड नागपुर में भी है। ये चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था, तो सब हमारे जो सीनियर्स थे कॉलेज में सब लोग यही बोलते थे कि यार नागपुर से निकल जाओ, नागपुर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप नागपुर में सिर्फ एमआरशिप तक जॉब कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। बट फिर जब क्लिनिकल रिसर्च इंट्रोड्यूस हुआ तो पता लगा कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बहुत अच्छे से हम काम कर सकते हैं पर्पसफुली। सो ये ट्रू है, सिटी कभी भी बैरियर नहीं बन सकता है आपके गोल के लिए, अगर आपके गोल स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे तुमने बताया कि तुमने बी फार्म क्यों ज्वाइन किया, आई ऑल्सो वुड लाइक टू से दैट कि मैंने बी फार्म क्यों किया था। आपने जैसे बोला कि कुछ गिने चुने ही ऑप्शन दिखते हैं, तो जब मैंने 12th पास आउट किया था
तो मेरे फैमिली ने भी ऐसा ही कुछ डिसाइड किया था जो वो लोग देख रहे थे, लाइक MBBS है, BMS है, लड़कियों ने टीचिंग में जाना चाहिए, तो BD क्या जो टीचिंग के बाद ये करते हैं, B.Ed करो, B.Ed करो, या फिर बैंकिंग में कुछ बैंकिंग के एग्ज़ाम दो। तो ये 3-4 ही ऑप्शंस मेरे घर वालों के पास भी थे जो उन्होंने प्रीवियसली मेरे मतलब अराउंड देखे थे, मतलब उनके अराउंड देखे थे। बट जब मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, ऐसा कोई फील्ड होना चाहिए जो कुछ जहाँ पे सैचुरेशन नहीं आया है और बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू कम्पीट विथ लाइक मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग और वेयर द प्लेस इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड, राइट। तो मेरा फर्स्ट जो था कि मैं कभी कम्पीट नहीं करूँगी, मुझे ऐसे जगह नहीं जाना जहाँ बहुत कंपटीशन है। तो मुझे B.Pharm के बारे में पता चला, अच्छा। मेरे लाइक सीनियर लोगों से जो BMS वगैरह कर रहे थे, उनको पता चला था कि अब यहाँ सैचुरेशन है और उन्होंने गलती की है। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ये भी एक इंडस्ट्री है फार्मेसी। जैसे तुमने बताया कि तुमको यही पता है कि फार्मेसी डाल सकते हैं, होलसेलर में होलसेलिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर चेन वगैरह ये कर सकते हैं, वैसे मेरे भी घर में यही पता था। बट आई न्यू दैट देयर आर मेनी वेज कि B.Pharm के बाद आप कर सकते हो। दैट टाइम M.Pharm इतना ट्रेंडिंग नहीं था जितना आज है। सो मेरा बस फर्स्ट गोल था कि ये सैचुरेशन फ्री इंडस्ट्री है तो यहाँ आना चाहिए, एंड विद दैट गोल आई हैव जॉइन B.Pharm। तो ये मेरा B.Pharm ज्वाइन करने के पीछे रीज़न था। एंड मैम क्लिनिकल रिसर्च में एंटर करने का आपका क्या रीज़न था, एंड कैनवास एकेडमी में एस्टेब्लिश करने का क्या रीज़न था? तो जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कंपटीशन से दूर रहना पसंद है। मैं जब मार्केटिंग में भी थी तभी भी मैंने कम्पीट नहीं किया, और मैंने देखा कि मार्केटिंग में भी हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं 2005 की बात बता रही, तब मैं अच्छा खासा इंसेंटिव अर्न करती थी। मेरा 15-20 हज़ार सैलरी था। 2005 में 15-20 हज़ार बहुत ज़्यादा सैलरी होता है, एंड मुझे बहुत अच्छा कंपनी में भी जॉब लगा था। बट तब मैंने जो हम लोग वेटिंग पीरियड में बातें करते थे, तो इस इंडस्ट्री के बारे में सुना कि एक नया इंडस्ट्री इंडिया में आया है और इसमें आगे बहुत स्कोप रहने वाला है। इसमें हम लोग डॉक्टर के साथ, जैसे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगती थी कि हाईली क्वालिफाइड लोगों के साथ जुड़ के रहना, और मार्केटिंग में ये पॉसिबल था। सो मेरा कॉल करने का तरीका भी ऐसा था कि मैं डॉक्टर के साथ आराम से 15-20 मिनट का कॉल करती थी। उसी तरह मुझे लगा कि यार कितना सही है कि हम दिन भर डॉक्टर के साथ काम करेंगे। तो ये भी एक रीज़न था अलग। मेरा जो दूसरा रीज़न था, सैचुरेशन बिल्कुल नहीं था, इंडस्ट्री इवॉल्व होने वाली थी इंडिया में, कुछ कंपटीशन नहीं था, आराम से जॉब लगने वाले थे। सो बिकॉज ऑफ दिस 3-4 रीज़न मैंने क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री ज्वाइन किया। तब नागपुर में ही कोर्सेज शुरू हो गए थे, तो मैंने एक नागपुर में ही कोर्स किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर एक ऐसी सिटी है जहाँ हम बहुत पीसफुली रह सकते हैं। सो विद दैट विजन मेरा था कि मुझे ऐसा कोर्स करना है जहाँ पे मुझे नागपुर में जॉब लग जाए, और वो हुआ भी। मैंने कोर्स किया, कोर्स करते करते मेरा एक जो नेटवर्किंग था या लोगों के साथ कनेक्ट करना था, ये बहुत अच्छा था। उसके कारण जस्ट कोर्स होते ही मुझे एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट थे, उनके हॉस्पिटल में एज अ CRC जॉब लग गया था। तो वहाँ से मेरा क्लिनिकल रिसर्च का जर्नी शुरू हो गया। अच्छा मैम, बट मैम अपने मार्केटिंग छोड़कर क्लिनिकल रिसर्च में आप क्यों आए? देखो क्या होता है, मार्केटिंग तो बहुत अच्छा था, बट मेरे जो होने वाले हस्बैंड थे, तो उनका था कि मैं भी मार्केटिंग में हूँ, तुम भी मार्केटिंग में, हम दोनों को अलग अलग फील्ड ज्वाइन करना चाहिए। वो मुझे लगता है कि मैं नहीं भी सुनती थी तो ज़्यादा अच्छा रहता था, क्योंकि मैं ये नहीं मानती हूँ। मुझे 99% लोग ऐसे मिले मार्केटिंग में जो सही में काम नहीं करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि मार्केटिंग अच्छा फील्ड नहीं है। मुझे 1% ऐसे भी लोग मिले जो इस मतलब मार्केटिंग से इतना अर्न कर रहे हैं, लाइक दे हैव मनी, पोजीशन, पावर, और उनको देख के मुझे लगता था सही में इन्होंने कुछ इंडस्ट्री में उखाड़ा है। सो आई वॉज रियली एन्जॉइंग मार्केटिंग। बट एक जो मैंने बोला ना, मुझे हाईली स्किल्ड लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जब मैं डॉक्टर लोगों के साथ बात करती थी, उनका डिसिप्लिन, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल,
उनका नॉलेज टू डील विथ ले पर्सन और टू डील विथ हाईली क्वालिफाइड पर्सन और इतने एफर्ट्स दे के काम करना, सही में उनको हमें एडमायर करना चाहिए। और उनका जो ग्रास्पिंग पावर है वो इतना अमेजिंग है। इसके साथ तो उनके और हॉबीज़ भी होते हैं, वो मैनेज करते हैं। तो मुझे उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा और ये पता चला था कि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में हम उन्हीं के साथ जुड़ते हैं। एक अभी तो मैं 15-20 मिनट का कॉल करती हूँ, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी। मुझे लगा कि यार हाँ, इससे मतलब अभी जितना अच्छा मैं कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा मैं क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में कर सकती हूँ। तो इस रीज़न के कारण मैंने फील्ड चेंज किया। बट आई वॉज रियली एन्जॉय 3 years और उस 3 साल में जो मैंने मार्केटिंग सीखा वो आज खुद मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे कभी भी ये दुख नहीं हुआ कि 3 साल मेरे अलग इंडस्ट्री में गए। हम जैसे बोलते हैं ना कि वो इंडस्ट्री टोटली अलग था और ये इंडस्ट्री टोटली अलग है, बट नहीं, उसी से मुझे कनेक्शन मिले। जिन लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप बने थे 3 साल, उन्हीं के साथ मैंने ट्रायल्स किए, उन्हीं को मैंने अप्रोच किया। उन्हीं के साथ बात करते करते मुझे ये समझा कि डॉक्टर लोगों के साथ बात कैसे करनी चाहिए। मुझे अगर अपनी कोई चीज़ उनको सिखानी है तो कैसे सिखानी, ये भी मुझे मार्केटिंग से समझा। सो एवरीथिंग सेल्स है, ये जो बोलते हैं ना, ये मुझे मेरे वो 3 सालों में पता चला। सो वो 3 साल मेरे लिए लाइफ के मतलब मैं कभी भूल नहीं सकती। उन 3 सालों ने मुझे आगे का जो मैंने ऑलमोस्ट 15-16 साल इस इंडस्ट्री में दिया है, क्योंकि जब भी नई कोई फिजिबिलिटी आती थी, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ कंप्लीट दैट फिजिबिलिटी विद इन मतलब बिफोर टाइम। सो ये चीज़ मार्केटिंग के कारण ही पॉसिबल हुई। टाइमलाइंस मैनेज करना, प्रोएक्टिवनेस, ये सब चीज़, अलर्टनेस, ये मार्केटिंग से के सिवा कहीं और नहीं हो सकता है। पंक्चुअलिटी, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मैम। हाँ, एंड आपका एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे मैम। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एक्सपीरियंसेस एंड मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। सम वे और अदर वो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट करता ही है। लोग एक्चुअली सोचते हैं कि छोटे पोजीशंस में क्यों जाऊँ, ये सब अभी नहीं करना चाहिए, एक ही बड़ी जॉब उठाता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके आइडियोलॉजीज होती है कि कॉलेज के साथ में हम इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, ये सब बाद में करेंगे, अच्छे लेवल पे करेंगे, जो कि चीज़ बहुत गलत है। आप अभी कुछ मेहनत करते हो तो वो डेफिनेटली वेस्ट नहीं आएगी। इवन इफ आपको रिटेल स्टोर में जाके फ्यूचर में नहीं करना, बट वहाँ पे जो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कस्टमर से रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें एट द एंड बहुत बेनिफिट करती है। यस, ये तो एकदम सही है। अगर आप कॉलेज लेवल पे इंटर्नशिप करते हो, एवरी ईयर आपको 2 से 3 महीने का समर वैकेशन रहता है या विंटर वैकेशन रहता है। अगर उस वैकेशन में आपने कोई भी कंपनी में सिंसियरली अगर इंटर्नशिप किया, दो वो 1 महीना ही क्यों ना हो, तो आप लाइक 3 years या 4 years में आपके 4 months हो जाएंगे। सो वो 4 months का जो एक्सपीरियंस रहेगा या जो भी 8 months का एक्सपीरियंस, वो इतना अमेजिंग रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग लेवल का रहेगा एंड यू विल बी स्टैंड आउट अमंग ऑल अदर्स। राइट मैम। मैम, आप जब क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में आए तब आपको जॉब मिलना तो क्वाइट ईजी था आज के कंपैरिजन में। आज तो मैम लोग भी ज़्यादा है एंड अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम लगती है। हर्ष, ऐसा नहीं है कि अभी जॉब्स नहीं है, उल्टा अभी ज़्यादा जॉब्स है। उस टाइम पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, इवन नागपुर में भी लिमिटेड ऑप्शंस थे। तब रिमोट वर्क कल्चर आया नहीं था, जो कि कोविड के बाद इंडिया में आया है, या फिर हायर हायरार्की में ही रिमोट वर्क्स थे। तो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में इवन दैट टाइम इंटरनेट उतना अच्छे से अवेलेबल नहीं था। नेटवर्किंग के लिए फिज़िकल नेटवर्किंग ही ज़्यादा होते थे। अभी ऐसा नहीं है, आप लिंक्डइन पे जा सकते हो। इवन नौकरी भी आप अगर रेज्यूमे अपलोड करते हो तो मैक्सिमम रिक्रूटर्स नौकरी पे है। सो दीज आर दी बेस्ट 2 प्लेटफॉर्म्स वेर यू कैन डेफिनेटली गेट द जॉब, अगर आपको उसको हैंडल करना आता है, अगर आपने अपना प्रोफाइल प्रॉपरली अपडेट किया है। तो नाउ डेज गेटिंग जॉब इज़ वेरी ईजी, बट एग्जैक्टली किस तरीके से करना चाहिए वो वे स्टूडेंट में क्यों नहीं है। हम बोलते हैं कि इंटरनेट आने से हम बहुत क्लोज आए, दुनिया बहुत क्लोज आई है, बट मैं देख रही हूँ कि दुनिया क्लोज सोशल मीडिया पे आई है,
नॉलेज वाइज हम बहुत दूर चले गए. सो व्हाट इज़ रीज़न, व्हाट एग्जैक्ट रीज़न इज़ दैट कि स्टूडेंट्स को अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है. लाइक ऑलमोस्ट 2.5 डिकेड्स हो गए कि क्लिनिकल रिसर्च इंडिया में आया, बट इस इंडस्ट्री के बारे में बी फार्म स्टूडेंट को ही नहीं पता है. राइट मैम. सो मैम पहली चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन जो आपने पॉइंट रेस किया. मैम एक्चुअली कैसा है, लिंक्डइन एंड naukri.com ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड लिंक्डइन तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. बट मैम प्रॉब्लम ऐसी है कि स्टूडेंट्स वो यूज़ नहीं कर रहे हैं. स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक. तो इनकी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो रही है. एंड अभी कॉन्स्टेंटली वो डूम स्क्रोलिंग में रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, या तो फिर गेमिंग करते रहते हैं. सो मोबाइल एक फ्रूटफुल चीज़ है जो कि हमें काफ़ी हेल्प कर सकती है, बट उसका यूज़ कैसे करते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है. बट स्टूडेंट्स उसको वाइजली यूज़ नहीं कर रहे. कुछ लोग डेफिनेटली कर रहे हैं एंड वो लोग काफ़ी एक्सेल भी कर रहे हैं. मोस्टली मेजॉरिटी लोग नहीं कर रहे. तो ये जो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, दिस इज़ लाइक कीपिंग यू अवे फ्रॉम गेटिंग द जॉब. अगर आप सोचो 4 साल आपके पास है एंड इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम डे 1, नॉट थिंकिंग कि मेरे पास 4 साल है, थिंकिंग इन द वे कि आई हैव ओनली 4 years इन माई हैंड. एंड अगर आपको, जैसे आपने बोला कि आपके कॉलेजेस में बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स आपने अटेंड किए, और इवन द इवेंट यू अटेंडेड लाइक कॉलेज टू कॉर्पोरेट. इस तरह से इवेंट, webinar, seminar can give you more information about the current trends of industries. Definitely ma'am. So ये trends को अगर आपने समझ लिया, along with that आपने अगर internships किए, internships पैसे कमाने के लिए या experience के लिए नहीं होता है, that will boost your CV. Right. Then confidence, professional etiquette जो होते हैं वो आपको आएंगे. सो ये सब, इन चीज़ों के लिए एटलीस्ट इंटर्नशिप करना चाहिए. तो ये 3-4 चीज़ें जो है जो आपको स्टैंड आउट करेगी. और जैसे हमारे वक्त लिंक्डइन इतना पावरफुल टूल नहीं था, इवन तो नौकरी भी नहीं था. वी हैव टू विजिट, मतलब लाइक वॉक-इन्स में जाना पड़ता था. तो हम वॉक-इन्स में जाते थे. बहुत बार हमें पता नहीं चलता था कि कब इंटरव्यू है. जैसे कल इंटरव्यू, आज हमें जाना है नागपुर से मुंबई जाना. हमने ऐसा सब कुछ किया है. सो इट्स लाइक थिंग्स आर मोर ईजी फॉर यू नाउ एज कम्पेयर टू लाइक 20 years back. सो यू हैव टू यूटिलाइज दीज थिंग्स रादर दैन लाइक थिंकिंग कि जॉब्स नहीं है. और इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है. इवन तो अगर क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री भी 20 years में काफ़ी कुछ इवॉल्व. खुद अभी इंडिया के अपने NDCT 2019 गाइडलाइन लिए इस्टेब्लिश हुआ है. सो इसके बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, नए जॉब्स आए, नए डोमेन्स इस्टेब्लिश हुए हैं. तो जॉब्स ऑल, मतलब मुझे लगता है क्रिएट हुए, ना कि कम हुए. अच्छा मैम. एंड बट ये भी तो चीज़ है, जैसे आपने भी बताया कि ऑप्शंस काफ़ी बढ़ गए हैं. हाँ. बट मैम समझता नहीं कि इंसान ने किस में ऑप्ट करना चाहिए. अभी बहुत सारी चीज़ें फैसिनेटिंग लगती है. मार्केटिंग भी अच्छा लगता है, क्लिनिकल ऑपरेशंस भी अच्छा लगता है, फार्माकोविजिलेंस भी अच्छा लगता है, एंड बायोस्टैटिक्स भी अच्छा लगता है. सो समझता नहीं कि मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि हम क्या चीज़ में बेस्ट है एंड हम कहाँ पे एक्सेल कर पाएंगे. मतलब एक रहता है ना कि हम राइट फिट कहाँ पे बैठ पाएंगे. ये कैसे फिगर आउट करना चाहिए. सो इसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, 1 step 1 time एट अ टाइम, रादर दैन थिंकिंग कि मैं कहाँ फिट हूँ और ये मैं आउटसाइड से सोचूँ. आई हैव टू जंप इन दैट. सो उसके लिए मैं बोलूँगी कि आपको सबसे पहले उस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा. जैसे स्टार्टिंग गोल, जैसे आपने इंटर्नशिप किया, अगर आप एवरी ईयर 1-2 महीने का इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपका गोल सेट हो जाएगा कि आप किस में फिट हो. तो आप क्या देखोगे, जैसे फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, तो ड्रग सेफ्टी एसोसिएट ये एंट्री लेवल जॉब प्रोफाइल है. क्लिनिकल ऑपरेशन में क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, एथिक्स कमेटी कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट या फिर स्टार्टअप स्पेशलिस्ट, ये जॉब है. तो यहाँ पे आपको ये देखना है, डू आई एम गुड इन लाइक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, या मैं इसमें अच्छा हूँ कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर दिया जाए या टूल्स दिया जाए, कुछ ऐसे फॉर्म्स दिया जाए, मेरे पास कुछ डेटा दिया जाए, वो डेटा मतलब रिट्राइव करके उसका इन्फॉर्मेशन मैं उस टूल में अपडेट कर सकता हूँ. क्या मैं दिन भर 12 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ सकता हूँ, या मैं किसी डॉक्टर के साथ
पेशेंट के काउंसलिंग कर सकता हूँ, डॉक्टर को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, डॉक्टर को असिस्ट कर सकता हूँ. डू आई एम गुड इन लाइक हैंडलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है. सो इफ़ आई एम गुड इन द पीपल मैनेजमेंट तो मैं क्लिनिकल ऑपरेशन में जाऊंगा. इफ़ आई एम गुड इन सेटिंग वन प्लेस एंड हैंडलिंग टूल्स तो मैं फार्माकोविजिलेंस में जाऊंगा. इफ़ आई एम गुड इन ऑब्जर्वेशंस और डॉक्यूमेंटेशन तो मैं रेगुलेटरी अफेयर में जाऊंगा. सो ये चीज़ें जो हैं, या मैं अगर मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ या मुझे स्टैटिशियन बनना मतलब लाइक वो पसंद है, कैलकुलेशन. या फिर अगेन ये भी है कि मुझे कितने करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा चाहिए. क्या मैं एक ही डोमेन में रह के उसी में ग्रो करना चाहता हूँ, या आई वांट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो. तो अगर वो ऑप्शन है तो मैं क्लिनिकल ऑपरेशन में जाऊँगा. अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ठीक है एक ही डोमेन मिला, आई हैव द स्किल्स वेयर आई कैन कम्पीट विथ मोर स्किल पीपल, तो मैं स्टैटिक लाइक सैस या जो एंड प्रोसेस है क्लिनिकल रिसर्च के उसमें जाऊंगा, जहां आई कैन कम्पीट विद द पीपल एंड आई कैन स्टिल अचीव मोर. तो इस तरह से सोचना चाहिए रादर दैन आई थिंक दैट स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि कितना सैलरी मुझे मिलेगा. डू आई एम राइट? यस मैम, यू आर राइट. हम एक्चुअली सोशल मीडिया की वजह से इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ कि सबको रईस बनना है, एंड वो भी कम टाइम पीरियड में. तो मैम हमारे जनरेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सब लोग इम्पेशेंट है, पेशेंस ही नहीं है. एंड मैं एक्चुअली मैम चीज़ें देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको 2-3 डिकेड्स लग गए 6 फिगर इनकम मंथली जनरेट करने को. एंड मैं अराउंड सराउंडिंग में देखता हूँ. एंड मैम हम लोग चाहते हैं कि ये हमें बस 1 साल में मिल जाए या तो फिर इनिशियली मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है. आजकल क्या हुआ है मैम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के सबको महंगी चीज़ें लेनी है. सो मटेरियलिज्म इतना बढ़ चुका है कि जाते बराबर ही आईफोन लेना है, गाड़ी लेना है, ये सब चीज़ें दिमाग में. सो उस वजह से कोई छोटी जॉब में काम करने को तैयार ही नहीं है, सब लोग भागे इजी मनी के पीछे. बट बड़ी जॉब तो है ही नहीं ना, फिर क्या करते हो? मतलब देखो, हमेशा ना सैलरी कैसे तय होती है ये भी समझना चाहिए. आपका कंट्री कौन सा है, आपके कंट्री में वैल्यू क्या है रुपीज़ की, देन महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन का रेट क्या है. और एक पर्सन को अगर नॉर्मल लाइफ जीनी है तो मेट्रो सिटी में, लाइक समझ लो तुम बेंगलोर जाते हो तो तुमको कितना पैसा लगेगा. समझ लो अगर आज तुम बेंगलोर जाते हो, तुम रेंट से रहोगे, खाना मेस में खाओगे, ट्रैवलिंग वगैरह रहेगा. सो 15 to 25,000 में तुम्हारा होगा. सो तुम्हारा सैलरी वहाँ पे स्टार्टिंग में 25,000 ही होगा. मैं अपर हैंड बता रही हूँ, जहाँ पे अगर तुमने इंटरव्यू में अच्छा किया. इफ़ यू आर नॉट गुड या कंपनी मतलब उस लेवल की नहीं है, लाइक कोई छोटा स्टार्टअप है या कोई मेडियोकर कंपनी है, तो शायद सैलरी 15 से 18,000 होगी. इट माइट बी पॉसिबल, बट सैलरी रहेगी 15 से 25. अगर तुम नागपुर में हो तो सैलरी रहेगी 18 से 25,000 के बीच में. तो अगर तुम बहुत एक्सेल हो, नागपुर में ऐसा रेंज रहेगा कि यहाँ पे ठीक है, सिटी में नागपुर में रहने के लिए एक इंसान के लिए 8 से 10,000 बहुत है. बट यहाँ पे फिर ये रहेगा अगर तुम बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि टैलेंटेड मैन पावर बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है. सो इफ़ यू आर इन दैट रेंज तो आपको 25 भी मिल सकता है. सो देर आर मेनी थिंग्स रिक्रूटर थिंक वाइल ऑफरिंग द सैलरी. तो तुम्हारी अगर महंगा ही उतनी नहीं है तो तुम कितने भी पढ़े लिखे होगे या कुछ भी होगा तुम्हारा. कुछ अगर गिने चुने कॉलेजेस छोड़ो, जैसे हमने सुना है कि गूगल में इतना पैकेज मिलता है या IIT होने के बाद इतना. सो ये कुछ गिने चुने कॉलेजेस और कंपनी छोड़ने के बाद आपको इनिशियली वही प्रोसेस से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैम स्टूडेंट्स सारे फिल्टर होके वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन हाँ जाते हैं. तो उन्हें बड़ा पैकेज मिलना जायज़ है. बट वो बहुत ही कम, मतलब अगर आप देखोगे तो 5 मतलब जितने वो इंस्टीट्यूट है उतने ही लोग. और वहाँ का स्ट्रगल भी ऐसा नहीं कि उनके जैसे इनिशियल अगर उनको पैकेज मिला है 20 लाख का तो दूसरे ही साल उनका 50 लाख का होता है. दैन दे आल्सो हैव टू स्ट्रगल टू जंप बिगर पैकेज और जो भी है. तो ये पैकेज आपको यहाँ 2-3 साल में मिल जाएगा. उन्होंने वहाँ मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है, उनके परसेंटेज भी बहुत हाई है, एंड द लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो एंड IQ लेवल ऑफ दैट स्टूडेंट्स इज़ ऑल्सो डिफरेंट.
तो भले ही आपको वो सैलरी इनिशियल नहीं मिलेगा, बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट सैलरी इन 2 to 3 years. बट फॉर दैट व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग इन योर वर्क, इसका भी एजेंडा बनाना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट कि इतना सैलरी नहीं मिलता है. लाइक इट्स ऑब्वियस कि कोई भी अगर B.Pharm या M.Pharm करता है तो ये सोचेगा कि यार मैंने इतना फीस भरी है, मेरे 4 years या 6 years मैंने इन्वेस्ट की है, सो आई वॉन्ट दिस मच सैलरी. बट क्या आप में कॉन्फिडेंस है, क्या आप में टेक्निकल स्किल्स है, क्या आप में कम्युनिकेशन या पीपल मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल, एनालिटिकल स्किल्स है? अगर ये नहीं होगा तो आपका सैलरी एवरेज ही रहेगा. दो यू हैव डन M.Pharm बाय CGPA जो 9-10 आपका होता है तो वो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको एकदम 50,000 का है. तो वो ग्रेजुअली आपको 2-3 साल में अर्न करना है ये स्किल्स. अच्छा मैम. देन यू विल गेट द रिस्पेक्टिव सैलरी. सो डोंट गेट डिस्करेज कि हाँ ये सैलरी नहीं मिलता है. सैलरी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर जॉब और योर वॉट एवर द गोल यू हैव. बट सैलरी को ही अगर आप मोटिव बना दोगे तो डेफिनेटली आप जॉबलेस ही रहोगे. आज के डेट में हायर एजुकेशन वाले लोग ज़्यादा जॉबलेस है बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग करंट ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री एंड द नॉलेज दे हैव. आपको ये देखना है कि व्हाट थिंग्स यू हैव और वैल्यू यू आर एडिंग व्हेन यू जॉइन द कंपनी. तो इनिशियली आपको देना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट. True, ma'am. I believe that money is always a byproduct of the value you create in society. तो मैम जितने वैल्यू आप कंपनी के लिए क्रिएट करते हो या सोसाइटी में क्रिएट करते हो उसी का कुछ पोर्शन सैलरी के टर्म्स में मिला जाता है. बट मैम एक क्वेश्चन था कि क्लिनिकल रिसर्च में हायरार्की कैसी होती है? जैसे कोई बिगिनर है मेरे जैसा या हम जैसे, सो वो लोग स्टार्ट करते हैं CRC से, मीन्स क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर. सो मैम हायरार्की स्ट्रक्चर कैसा होता है कि कैसे प्रमोशंस होता है, करियर प्रोग्रेशन कैसा होता है? इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको CRC से ही जॉब लगेगा. एंट्री लेवल 8 से 10 पोजीशन है. लाइक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा कोऑर्डिनेटर है, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट है, ETMF स्पेशलिस्ट है, रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएट है, उसके बाद SAS प्रोग्रामर है. तो ये जैसे 7-8 जॉब प्रोफाइल मैंने, इथिक्स कमेटी कोऑर्डिनेटर है, क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट है. तो इतने सारे प्रोफाइल पे आपको एंट्री लेवल जॉब मिल सकती है. सी जब आपका B.Pharm होता है तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा या आपको भी उतना नॉलेज नहीं होता है. अगर वो रहेगा, इफ़ यू आर वेरी क्लियर, जैसे अपना इनिशियल डिस्कशन हुआ था कि मुझे क्लिनिकल ऑपरेशन में जाना है या फार्माकोविजिलेंस में जाना है, डेटा मैनेजमेंट में जाना है, तो मैं उस हिसाब से चूज़ करूँगी एंड मैं उसी के लिए अप्लाई करूँगी. बट आपको नहीं पता है तो समझ लो आपको CRC का जॉब लगा है, उसमें भी आप ग्रो कर सकते हो. आपको ड्रग सेफ्टी एसोसिएट का जॉब लगा है, आप उसमें भी ग्रो कर सकते हो. 6 months के बाद आपको पता चली जाएगा कि ये जॉब प्रोफाइल क्या है. आपको लगा कि नहीं, तुरंत चेंज करो. वहाँ पे आप 3-4 साल मत गुजारो. दैन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू चेंज द डोमेन. इफ़ यू थिंक कि मेरा ये फोटे नहीं है, मैं दिन भर कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकता हूँ या आई कैन नॉट कम्पीट मोर स्किल पीपल, तो आपको चीज़ें चेंज करनी चाहिए. सो जैसे इनिशियली जो डिस्कशन हुआ था अकॉर्डिंग टू दैट, बट आपको पता है तो आप उस जो आपके डायरेक्शन या गोल है अकॉर्डिंग टू दैट डोमेन ज्वाइन करो. अब जो भी डोमेन ज्वाइन करते हो उसमें कंपनी टू कंपनी थोड़े बहुत डेजिग्नेशन वेरी करते हैं. बट जनरली जैसे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर है तो सीनियर क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, दैन प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरह से डेजिग्नेशन जाते हैं. अगर आप CRO में हो तो CTA, CRA लीड, CRA मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट लीड एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरह से रहेंगे. आप अगर ड्रग से मतलब फार्माकोविजिलेंस में हो तो वहाँ पे भी इसी तरह रहेगा. ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, दैन सीनियर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, दैन लीड, दैन प्रोजेक्ट मैनेजर. या फिर कुछ लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, कुछ लोग QC में जाते हैं, कुछ लोग डिज़ाइनिंग में जाते हैं. सो उसमें भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं. अच्छा. तो ईच एंड एवरी डोमेन में, जैसे क्लिनिकल ऑपरेशन में भी जैसे SMO CRO स्पॉन्सर है, तो हर जैसे SMO में भी एक ऑपरेशन रहेगा, फिर QC QA रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा.
सेम चीज़ इसमें भी रहेगी, CRO में भी रहे। तो देर आर मेनी सेगमेंट्स इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। अच्छा मैम करियर प्रोग्रेशन कैसा होता है इसमें, कि प्रमोशंस कब होता है, एंड एंट्री लेवल से इंटरमीडिएट लेवल एंड हायर लेवल तक के प्रमोशंस कितने टाइम पीरियड में होते हैं? ये वाला अगर क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं कि B.Pharm करने के बाद जितने भी B.Pharm में एडमिशन लेते हैं सबको कितने मार्क्स मिलेंगे? सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओनली। 5 साल में कोई प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुंच जाता है, कोई किसी को 10 साल भी लगते हैं। मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन किया था उस टाइम पे, जो 2005 में जिन्होंने भी इंडस्ट्री ज्वाइन किया है, दे आर ऑल डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर या VP, CEO ऐसे पोजीशन पे है। अच्छा। तो इट्स ऑल डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी को ऐसा है कि यार मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे मैं कमाऊँ और मेरा ग्रोथ मतलब मैं बैलेंस लाइफ जीऊँ एंड मुझे 50 से 1 लाख मिले तो भी मैं खुश हूँ। तो कुछ लोग वैसा करते हैं, कुछ लोग नहीं, उनको रहता है कि मैं अब इंडिया में काम कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली काम करूँ, मैं बाहर की कंट्री में जाऊँ, एंड दे आर रेडी टू मूव आउट एंड दे आर रेडी टू मतलब वन सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए रेडी होते हैं। तो या इवन दो दे आर रेडी फॉर डिफरेंट वर्किंग, मतलब डिफरेंट वर्क कल्चर में काम करने के लिए भी रेडी रहते हैं। तो वो लोग डिफरेंट कंपनीज़ में जाते हैं। कोई लोग एक ही कंपनी में 15 साल निकालते हैं, कोई हर 2-3 साल में कंपनी चेंज करता है। सो एवरीवन हैज़ देयर ओन गोल सेट एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे आर प्लान। सो इट्स नॉट नेसेसरी, और ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि इतने दिनों में इतना होगा। राइट। सो ये आप पे डिपेंड है। सबकी इंडिविजुअल पाता है, सबको अपने अपने हिसाब से टाइम लगना है। इवन हाँ, सबकी अपनी स्टार्टिंग लाइन है, अपने गोल्स है, अपने फैमिली इश्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू दैट दे गो। हम आपको क्या लगता है कि क्लिनिकल रिसर्च में कोई स्टूडेंट आता है एंड वो इसमें करियर बनाना चाहता है, तो उसमें क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि जो बेस्ट फिट रहेगा इसके लिए? सबसे मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर फिट होना बहुत ज़रूरी है। इस इंडस्ट्री में पीपल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एम्पैथी एंड एनालिटिकल इंटरपर्सनल स्किल ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक ले पर्सन जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं, उसके साथ भी बात करनी, और जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, ही नोज़ एवरीथिंग, उनको भी आपको डील करना है। आपको गाइडलाइंस भी आनी चाहिए बहुत अच्छे से, गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कैसे करना वो भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पे अगेन टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो इट्स ये जो इंडस्ट्री है, हम ये बोल सकते हैं पीपल ड्रीवन इंडस्ट्री है, बट अगेन इट्स वेरी सेंसिटिव बिकॉज मेडिसिन भी हम यूज़ कर मेडिसिन पे ही हम रिसर्च कर रहे हैं। तो यू आर हैंडलिंग मेडिसिन एंड ह्यूमंस। सो क्रिटिकल एंड सेंसिटिव इंडस्ट्री में आप जब एंटर करोगे तो आपके पास ये जो मैंने बताया इंटरपर्सनल, एनालिटिकल, एम्पैथी, ये अगर स्किल्स नहीं भी होगे तो आपको एक्वायर्ड करने पड़ेंगे थ्रू आउट यूर एजुकेशन व्हेन यू आर परसुइंग योर बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएशन। अब एक क्वेश्चन ये था मेरा कि अभी जो हम लोग B.Pharm ग्रेजुएट्स हैं, सो हमें इंफॉर्मेशन से मेडिसिन कैसी बनती है, ड्रग्स कैसे फॉर्मुलेट किए जाते हैं, एंड ड्रग्स का ओवरऑल नॉलेज होता है। एंड क्लिनिकल रिसर्च में दूसरे लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स भी होते हैं, BSc MSc ये लोग भी। सो मैम वहाँ पे B.Pharm ग्रेजुएट्स को बेनिफिट करता है क्या ये चीज़? डेफिनेटली करती है, अगर आपको सही में नॉलेज है तो। मैंने ये देखा, मुझे एक मतलब मैंने देखा आज के डेट में जो लोग B.Pharm करते हैं उनको अगर हम ये बोले कि एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन बताओ, छोड़ दो एंटीबायोटिक, हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन बताओ, उनको नहीं आता है। अगर आप अभी का आपका बुक्स देखो, थोड़ा सा मैं खुद भी मतलब जब मैंने मार्केटिंग शुरू किया था 2005 की बात बता रही हूँ, तब जो ड्रग हमारे बुक्स में थे वो ड्रग्स डॉक्टर्स नहीं लिखते थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है। मतलब मुझे याद है मैं PPI बेचती थी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मैं बेच रही थी ओमेप्राजोल, मार्केट में लैंसोप्राजोल और रैबिप्राजोल
लॉन्चिंग की बात कंपनीज कर रही थी, दैट टू बायोसिमिलर, मतलब ऑलरेडी दूसरे बिग लाइक ये कंपनी के जैसे फाइजर वगैरह इन लोगों का था। एंड मैंने पढ़ा था रैनिटिडिन या मैं पैंटोप्रोजोल, आई थिंक मुझे लगता है मैंने रैनिटिडिन ही पढ़ा था त्रिपाठी में। तो हमने ऐसे ड्रग्स पढ़े हैं जो अभी नहीं लिख रहा है कोई, या हम बहुत बिहाइंड है। एंटीबायोटिक्स में भी मैं बोलूँगी कि मार्केट में कुछ चल रहा है, एंड वो चीज़ मुझे इनिशियली 3-4 मंथ्स में पता चली जब मैं कॉल करने लगी थी डॉक्टर का। सो हम अगर हमें अपर हैंड, इसलिए हमें मोड ऑफ एक्शन बहुत जल्दी समझना है। लाइक अगर हम कोई न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, सो रिसर्च का लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल है। सो वहाँ पे बी फार्म को अपर हैंड मिलता है, बिकॉज ये चीज़ें हमने बी फार्म में भी पढ़ी है। हमारा भी बी फार्म इतना ईजी नहीं है। मोड ऑफ एक्शन हमें बहुत जल्दी, क्योंकि हमने पहले ही सब काइनेटिक्स, डायनामिक्स, रिसेप्टर्स ये सब बहुत अच्छे से पढ़े हैं। सो इफ़ यू बिकम अ CRC एंड यू आर लाइक मैंने जैसे बोला इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, सो यू विल डेफिनेटली हैव अ अपर हैंड। आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा, या आप पहले पर्सन होंगे 25,000 पहुँचने में रादर दैन BSc। बट मैंने एक चीज़ देखी है, जो एक्वायर्ड नॉलेज होता है ना, ये लोग BSc MSc वाले बहुत अच्छा करते हैं। आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर मार्केट में क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर है तो BSc एंड MSc वाले लोग हैं। इवन तो आप सोचो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स BSc वाले हैं जो बी फार्म लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा। सो एजुकेशन डजंट मैटर, आप कितने जल्दी आपका नॉलेज एक्वायर करते हो। देखो उन्होंने ना काइनेटिक्स पढ़ा, ना डायनामिक्स पढ़ा, ना उनको त्रिपाठी का भी पता है, बट दे मतलब उनका अगर नॉलेज देखोगे मेडिसिन का, आई डोंट फाइंड कि एनी BSc पर्सन आफ्टर 1 year ही मे नॉट फिट इन दैट रोल। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है, आई हैवंट सीन। बट हाँ, मैंने खुद एंट्री की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ मेरा हमेशा अपर हैंड रहता था। मतलब मुझे बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ रही, मैं डॉक्टर से अच्छे से बात कर पा रही, बिकॉज मैंने 3 साल मार्केटिंग किया था। या मैंने वो चीज़ समझ ली थी कि करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और हमने जो बुक में पढ़ा क्या है। बट आज जो एजुकेशन आप ले रहे हो जस्ट फॉर अ सेक ऑफ सर्टिफिकेट या मार्कशीट, वो नॉलेज आई डोंट थिंक सो सही में आपको कम्पीट करने के लिए एलिजिबल बना रहा है BSc या MSc स्टूडेंट्स के लिए। उसके कारण रिक्रूटर सोचे कि मैं बी फार्म को ही लूँ। ये चीज़ मैंने नहीं देखी है, या आई हैवंट फाउंड दे आर नॉन कॉम्पिटेंट बिकॉज दे हैव नॉट डन बी फार्मेसी। दे आर डूइंग मोर ग्रेट थिंग बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक व्हाट आर यू सेड दैट यू हैव 3 ऑप्शंस कि मार्केटिंग है, ये है, ट्रेडिशनल वेज है, M.Pharm भी कर सकते हो, बट दे डोंट हैव ऑप्शंस। तो वो डेलिबरेटली इसी में बहुत अच्छा करते हैं। तो वो चीज़ें एक्वायर करते हैं ज़्यादा अच्छा से। सो हमेशा कल्चर फिट होने वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है रादर दैन हमें सिखाना है उसको, जिसको कल्चर फिट बनाने के लिए टाइम जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। सो डोंट थिंक दैट कि बी फार्म, सी यही मैं बोल रही हूँ अभी। अब अगर आपको समझा है कि अगर मैं बी फार्म हूँ, आई कैन स्टैंड आउट, ये आपको दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू में, देन ओनली यू कैन गेट हायर। अब आजकल मेडिकल कोडिंग के बारे में हमें बहुत सुनने मिल रहा है। हम बहुत सारे फ्लायर्स आते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो कि पेड कोर्सेज बेचते हैं बट उसको इंटर्नशिप दिखाते हैं। मतलब कुछ जगह तो काफ़ी डिफरेंट है कि वो लोग एक्चुअली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देते हैं, बट कुछ लोग हैं कि जो रिकॉर्डेड कोर्सेज बेचते हैं एंड उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। सो मैम मेडिकल कोडिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन मेरे कलीग्स उसमें जाना चाहते हैं एंड उनको बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि यार मेडिकल कोडिंग का जॉब वर्क फ्रॉम होम होता है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। मैम रियलिटी क्या है? मैंने ना अभी मैंने तुम बात करते करते हमारी ये भी बात हो रही थी कि रिसेंटली मैंने एक काउंसलिंग किया था। वैसे तो मैं बहुत सारा काउंसलिंग करते रहती हूँ, तो मैंने एक को पूछा स्टूडेंट को कि व्हाट इज़ मतलब क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। तो उसका था कि बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ, दूसरा था कि कम काम करना चाहती हूँ। इज़ इट पॉसिबल? अगर आप देखोगे आपके ब्रदर या फादर या कोई ऐसा है घर में
जो बहुत पैसे कमा रहा है और वो बहुत कम काम कर रहा है। नहीं मैम, पॉसिबल ही तो नहीं। यही मैं बोलूँ, यही पे आपका इंटेलेक्चुअल स्किल है या ऑब्जर्वेशन स्किल है। आपको अगर बहुत पैसा कमाना है, आप बोलोगे कि कंफर्ट भी चाहिए। इवन आप कोई भी इंडस्ट्री में देखो, जो बहुत पैसा कमाएगा ना, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहेगा। Right. वो खाली नहीं बैठा रहेगा, और खाली बैठ के हमें बहुत पैसा नहीं मिल सकता। तो क्या लगता है कि जहाँ पे तुम लोगों से घिरे हो, तुम्हारा नेटवर्किंग हो रहा है आगे, लाइक स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर ही अब वर्क फ्रॉम होम करोगे एंड यू विल गेट मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज़। आपको कैसे पता चलेगा? आज आप कॉलेज में बैठे हो, कल घर में बैठोगे, ठीक है, आपको 20-25 हज़ार का पहला जॉब लगेगा, फिर उसके बाद सो डू यू हैव दैट कैपेसिटी कि जॉब मतलब करने के बाद आप नेटवर्किंग इवेंट ज्वाइन करो? क्या वो इवेंट्स होते हैं नागपुर में? आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे पता चलेगी? सो आई डोंट रेकमेंड कि इनिशियली जब आप फ्रेशर हो, फ्यू ईयर्स मतलब पहले 5 साल तो मैं खुद कभी प्रीफर नहीं करूँगी कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है, आप फ्री हो, आपके पास बहुत सारा टाइम हो, आपको ऑफिस ही जाना चाहिए। वहाँ आपको 10 अलग अलग डिपार्टमेंट दिखेंगे, लोग दिखेंगे, जाते आते आपको फ्लाइट में लोग मिलेंगे। आप अगर घर में बैठोगे, आपको कहीं नहीं जाना है, किससे बात करोगे आप? वो आपका जो टीम रहेगा 20-25 लोगों का, उन्हीं लोगों से जो आपके जैसे ही लोग हैं, उनसे आपको क्या नॉलेज मिलेगा? तो हमेशा आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे 5 साल अहेड है। तो वो आपको कॉलेज में आपका भी ना रैगिंग होता है ना आप किससे मिलते, तो वहाँ आपका मतलब मैंने देखा कि किसी का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ना नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ आपका ऑलरेडी कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनसे आप हेल्प नहीं ले सकते हो। सेकेंड थिंग, फिर आप वर्क फ्रॉम होम करोगे, भले आपको पहला जॉब 25 या 50 हज़ार का भी मिला, उसके बाद क्या? सो आई डोंट रेकमेंड ऐसे जॉब करनी चाहिए जिससे आपको और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। अच्छा मैम। तो हमेशा ये तो ऐसा हो गया कि मैंने मेरे करियर को स्टॉप लगा दिया। मतलब अब मेरे पास आगे समझने के लिए कुछ भी नहीं। अभी तो कॉलेज था तो सेमिनार तो होते थे कॉलेज में, ना अब वो होंगे ना मैं किसी से जाके। और 1 साल अगर आप घर में रहे तो अब तो फिर बाहर लोगों से कैसे मिलना जुलना ये आपको पता ही नहीं रहेगा। सो आई डोंट रेकमेंड फ्रेशर ने वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए। दीज फर्स्ट फ्यू ईयर्स आर द ईयर्स वेयर यू कैन एक्सप्लोर। वो एक्सप्लोर को ही अब बंद कर दोगे तो क्या होगा? सो आई एम नॉट थिंकिंग कि जस्ट वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है इसलिए मेडिकल कोडिंग करना चाहिए। अगर सच में आप एक ऐसे इंसान हो, मतलब अभी जैसे ऐसा भी हो सकता है कुछ लड़कियां हैं जिनको रिस्ट्रिक्शंस है घर में, जो बाहर जा ही नहीं सकती है, एंड उनको ठीक है कुछ एक इनकम चाहिए, वो बड़ा या घटा उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक जेन्युइन एक इनकम चाहिए। तो उन्होंने ऐसे जॉब प्रोफाइल चूज़ करने चाहिए जिसमें ठीक है एक कंसिस्टेंट इनकम आती रहे, पर जिसको ग्रो करना है या जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, आई डोंट रिकमेंड कि ऐसे जॉब करने चाहिए जहाँ आपको मतलब जैसे आपने हायरार्की पूछे, क्या आपने उसमें हायरार्की देखे? क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च का जो मेडिकल कोडिंग है उसमें मैंने एक तो देखा है कि डॉक्टर्स को ही लिया जाता है। अच्छा। दैट टू ये जॉब फ्रेशर के लिए नहीं है। उसमें वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ स्पेसिफिक हमारी डिक्शनरीज़ है। स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर वो वेरी होती है। लाइक कुछ स्पॉन्सर लाइक मेड्रा यूज़ कर रहे हैं, कुछ WHO DDE यूज़ कर रहे हैं। देर आर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई डोंट थिंक सो डेटा मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, बट इट इज़ नॉट लाइक कि मतलब अगर आप क्लिनिकल रिसर्च का मेडिकल कोडिंग पूछ रहे हो तो, और वो मुझे नहीं लगता फ्रेशर को मिलता होगा। अच्छा। अभी मतलब आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, तो जो अदर मेडिकल कोडिंग है सच में एज अ बीइंग अ बी फार्म, क्या वो मेरे लिए वर्थ? हमेशा ना हमने जो किया है, लाइक अगर जैसे मैं डॉक्टर बन के मैं क्या कर रहा हूँ ये हमें हमेशा सोचना चाहिए।
मैंने अगर डिग्री ली है कार्डियोलॉजी में तो मैं गायनेक की प्रैक्टिस तो नहीं करूँगा ना। सो अगर मैंने B.Pharm किया है तो मैं काम क्या कर रहा हूँ ये भी मतलब मुझे कहीं ना कहीं इनिशियली ठीक है शायद तो मैं सैलरी मैटर करता होगा, पर कुछ साल के बाद सेटिस्फैक्शन भी मैटर करता है। सो व्हाट आई हैव डन थ्रू आउट द डे ये मेरे लिए बहुत मैटर करेगा। सो मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करूँ जिससे मुझे रिपेंट हो, ना मैं बैक जा सकूँ ना आगे बढ़ सकूँ। सो मुझे लगता है कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट ने ये ज़रूर सोचना चाहिए। और एक सरप्राइजिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कॉलेज टू कॉर्पोरेट में अराउंड 400 स्टूडेंट आए, तो उसमें से मैक्सिमम मतलब हाफ द स्टूडेंट ऐसे थे जो B.Pharm M.Pharm या डॉक्टर्स थे जिन्होंने 3-4 साल जॉब किया और अब वो जॉबलेस है। तुमको ये सुन के आश्चर्य नहीं लगा कि जॉब कहाँ चला गया? जॉब कहाँ चला गया, वही क्वेश्चन करने वाला था मुझे। और ये चीज़ें इतनी बुरी है, से यही सोचा उन्होंने कि वर्क फ्रॉम होम है, अच्छा सैलरी मिल रहा है, जॉब ज्वाइन किया कोविड में। कोविड के बाद उन्होंने ऑफिस में बुलाया, घर वालों ने नहीं जाने दिया, जॉबलेस हो गए। उन्होंने ये 3-4 साल में ये पता ही नहीं किया कि अब नेक्स्ट क्या होगा। जब तुम फर्स्ट जॉब ज्वाइन करते हो ना उसी दिन से तुमको तुम्हारा नेक्स्ट सोचना है। जब तुम B.Pharm ज्वाइन करते हो तब तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट जॉब क्या रहेगा वो सोचना है। इट्स नॉट लाइक कि पहला जॉब मिल गया रिलैक्स हो गया, कंपनी में कुछ चेंजेस आ गए। नाउ डेज कितने सारे एक्विजिशन मर्जर। मुझे तो एक चीज़ बहुत हंसी आती है, मेरी एक एक्स कलीग थी, उसका था माम बायजूस में बहुत अच्छा जॉब है, आज क्या हुआ बायजूस का। सो हम आज ये नहीं बोल सकते कि कौन सा कंपनी कितना चलेगा, कौन सा कब डूबेगा, क्या होने वाला है। आई कैन नॉट मतलब कंपनी चलने वाली पे मैं मेरा करियर नहीं बना सकती। सो मुझे हमेशा मेरा नेक्स्ट सोच के रखना है। सो मैं यही एक रीज़न था, जिन भी लोगों के जॉब गए उन्होंने यही सोचा कम काम में अच्छा मिल रहा है मैं करूँ, और उसके बाद नेक्स्ट नहीं सोचा या मतलब फील्ड चेंज कर। जैसे पहले उन्होंने, अभी मैं रिसर्च में तो नहीं थे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में थे, कोई केमिकल इंडस्ट्री में था या कहीं और था, उसके बाद कहीं और ज्वाइन किया, फिर अचानक से जॉब छोड़ दिया और घर बैठ गए कि अब मुझे क्लिनिकल रिसर्च में करना है। तो ऐसे नहीं होगा। तुम जब पहला जॉब छोड़ रहे हो दैट टाइम यू हैव अ सेकेंड ऑप्शन या 2-3 ऑप्शन है, तभी तुमको पहला छोड़ना चाहिए। दो आपने अगर मेडिकल कोडिंग ज्वाइन किया, कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन की, आपको अगर कंपनी ने बुलाया आपको जाना चाहिए। आप वहाँ नहीं रह सकते हो, आपने फिर सोचना चाहिए कि मुझे अब वापस मेरे ही वहाँ जाना है तो वहाँ क्या करना चाहिए। या फिर अगर आप जैसे छोटे सिटी से हो, अमरावती या नागपुर, जहाँ आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, आप घर छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो आपने B.Pharm करना ही नहीं चाहिए। सो यू हैव चूजन अ रॉन्ग पाथ या रॉन्ग करियर ऑप्शन। आपने ऐसा करियर चूज़ किया जिसके जॉब बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में ही है, और आप बोलते हैं मैं घर अमरावती छोड़ के नहीं जाऊँगी। फिर आप क्या, और आप फार्मासिस्ट भी बनोगे नहीं आपको फार्मेसी भी चलाना नहीं आता, तो आपने B.Pharm क्यों चूज़ किया? अब वो मुझे बोला ना आपको सोल्यूशन दो। आई वॉज इन सो मच ट्रबल कि मैं क्या सोल्यूशन दूँ। अगर मैं उनकी जगह होती ना, और मैं जैसे मेरे घर में तो था, मैं कहीं भी, मैंने बहुत छोटे से ट्रैवलिंग करना शुरू किया। आई ट्रैवल अलोन, मतलब मैं अलग अलग सिटीज़ में रही हूँ, मैं बाहर कंट्रीज़ में भी अकेली गई हूँ। तो ये चीज़ मुझे पहले से पता था कि मेरे यहाँ ट्रैवलिंग का भी कोई इशू नहीं रहेगा। आई कैन ट्रैवल एनीवेयर, रोम एनीवेयर अलोन। मैं हॉस्टल में काफ़ी साल रही हूँ। अगर आपके घर में ये चीज़ है तो आपको ऐसे प्रोफेशन नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, रादर दैन ज्वाइन लाइक फैशन इंडस्ट्री। कितना अच्छा अर्न कर सकते हो आपको। आखिर से हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम इंडिपेंडेंट बनने के लिए, ठीक है, या मेरा खुद का अर्निंग करने के लिए। जब आपको पता है ये होने वाला नहीं है, लेकिन बीइंग अ बॉय, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको घर नहीं छोड़ना है, एंड यू हैव चूजन ऐसा इंडस्ट्री जहाँ आपको जाना ही है आगे 5 साल के बाद या 10 साल के, तो वो चूज़ करना ही गलत है ना। और उसके बाद आप फिर से तो बैक जाके दूसरा ज्वाइन नहीं कर सकते हो। सो आई सजेस्ट दैट कि डोंट मतलब फेम के पीछे मत जाओ। कि जैसे अभी आपने बोला कि बच्चों के बीच में बहुत लाइक ये है कि यार ये इंडस्ट्री ज्वाइन करो तो ज़्यादा सैलरी है या वर्क फ्रॉम है। कब क्या कल्चर चेंज होगा
उसके बारे में हमें नहीं पता है। राइट। सो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ यार, अगर मुझे नहीं जाना तो मैं कोई ऐसा इंडस्ट्री चूज़ करूँ जहाँ मैं अपने एक घर में रह के भी अच्छा खासा कमा सकूँ। देन फिर मुझे कुछ लिमिटेशन भी आएगा। अभी अमरावती में रह के मैं 2 लाख तुरंत तो नहीं कमा सकती, बट ग्रेजुअली मैं कमा सकती हूँ। तो मुझे वो चीज़ सोचनी चाहिए। छोटे छोटे बिजनेसेस मैं कैसे कर सकती हूँ, स्टार्टअप कैसे कर सकती हूँ, लोगों को ट्रेन कैसे कर सकती हूँ कोई चीज़ों में, मेरे सिटी में क्या इश्यूज़ है, फिर ये सोचना चाहिए। तो इस तरह से आपको आपका करियर चूज़ करना चाहिए। लाइक जो हम जैसे डिग्री चूज़ करते हैं ना, अगर वो डिग्री हमने फैसिनेशन के कारण चूज़ किया है, B.Pharm में बहुत स्कोप है। एक जैसे देखो, मैं एक बहुत छोटे प्लेस से आई हूँ, वहाँ पे B.Pharm का कोई स्कोप नहीं एक्सेप्ट एक शॉप में डाल सकती हूँ या होलसेलर बन सकती हूँ। होलसेलर भी मैं बहुत बड़ा होलसेलर नहीं बन सकती, तो मेरे B.Pharm करने का कोई यूज़ ही नहीं। बट मुझे पता था कि मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ, मेरे पास जो भी B.Pharm M.Pharm के 8-10 ऑप्शन है, आई कैन चूज़ एनी वन। तो मुझे B.Pharm करना चाहिए। ये चीज़ तो आपकी बहुत बराबर है, बट मैम एक्चुअल में ऐसी चीज़ है कि इनिशियली हमको ये चीज़ समझती नहीं है एडमिशन लेने के पहले। समझती है, मैं बता रही हूँ। इतने ब्रूटली ऑनेस्ट वीडियोस नहीं है या इनसाइट्स नहीं है अवेलेबल। सब लोग चीज़ें फैसिनेटिंग है कि आपको इतना जॉब मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलेगी, ये सब चीज़ें फाइनल ईयर में आने के बाद रियलाइज नहीं, मैं बताऊँ एक्चुअली हम करियर चूज़ कैसे करते हैं। जैसे तुम्हें अगर पहली गाड़ी खरीदनी हो तो तुम क्या सोचोगे, जितनी महंगी से महंगी तुम ले सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा प्रेस्टीज इशू रहेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 25 लाख है तो तुम सोचोगे मैं 50 लाख का लोन लेके कैसे वैसे एक कार खरीदूँ। ठीक है, सिमिलरली हम जब एजुकेशन भी चूज़ करते हैं ना, इट इज़ आवर प्रेस्टीज इशू। हमारे सोसाइटी में क्या है, MBBS सबसे अच्छा, B.Pharm उससे कम अच्छा। अगर जैसे मैं कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा हूँ, वो थोड़ा लाइक IT के कोर्स कर रहा हूँ तो वो थोड़े और उससे कम। मैं अगर कोई इवन मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर तुम में स्किल है, तुम कचरा उठाने से भी एक बिज़नेस शुरू कर सकते हो, उसमें भी लाखों रुपए कमा सकते हो। मैं एक डॉक्टर के यहाँ काम करती थी एज ए CRC। वहाँ पे एक लड़का ग्रेजुएट था, BA ग्रेजुएट था। ही सेड दैट कि मुझे जॉब नहीं लगा, पर मैंने मेरे वाइफ को B.Ed करवाया और वो आज वो टीचर है। बट मुझे जॉब नहीं लगा तो मैंने झाड़ू मारना ही शुरू किया हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। आज के डेट में नागपुर में जो हॉस्पिटल का वो ब्लड रिलेटेड ये होता है ना, वेस्ट, हाँ, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, तो वो उसमें काम करता है। सो थिंक ऑन दैट, वो उसमें लाखों रुपए कमा रहा है। सो जिसको करना है ना वो, और इसमें आई डोंट थिंक सो तुम स्टैंडर्ड देखोगे। अगर तुम कचरा साफ करके भी तुम इंडिपेंडेंट हो, यू कैन अर्न लैक्स। और अगर आप एक B.Pharm होके मतलब खुद 15,000 भी नहीं कमा पा रहे, जॉबलेस हो, तो रादर देन आई प्रीफर टू जॉइन दैट, मतलब सेकेंड मतलब प्रीवियस फर्स्ट ऑप्शन, मैं कचरा ही उठाऊँ। सो ये चीज़ है ना, ये हमें अलाउ नहीं करती है टू थिंक डिफरेंट वे। तुम अगर सोचो, क्या तुमने ऐसा सोचा था, या क्या हमारे अराउंड या हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी ऐसे सोचती है कि हमने करियर ऐसे चूज़ करना चाहिए। कि मुझे एक जब मैंने B.Pharm चूज़ किया था ना, मेरे फैमिली में मैंने मुझे मतलब जैसे मैं मेरी फैमिली का सीन बताती हूँ, आई हैव गिवन अ फ्रीडम। मेरी फैमिली बहुत लिबरल थी, तुम्हें जो करना है करो। सो आई टोल्ड देम कि मुझे B.Pharm करना है। माई फादर हैज़ रिसर्च कि B.Pharm क्या होता है, कैसे होता है, उनको अच्छा लगा। ही हैज़ लाइक स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। बट हम ऐसा कितना करते हैं, जैसे अगर मुझे पता ही रहता था कि मैं मेरी सिटी छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ, तो मुझे B.Pharm नहीं करना चाहिए था। मुझे फिर कोई पार्लर डालना चाहिए था जहाँ पे मैं अच्छा खासा लाखों कमा सकती हूँ। सो इवन अगर मेरे घर में ये सिचुएशन होता था ना, आई नेवर एवर कम इन फार्मेसी लाइन। आई विल डेफिनेटली, मेरा जो दूसरा हॉबी है, मैं पार्लर ही डालती थी। सो आज आप देखोगे कितने ऐसे प्रोफेशन है, वीडियो प्रोडक्शन है, डिजिटल मार्केटिंग। आज अगर देखोगे डिजिटल मार्केटिंग में कितना स्कोप है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसके बाद आप इवन मार्केटिंग, आप कोई भी सिटी, इवन आप अमरावती या वर्धा जैसे सिटी में हो और आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनते हो, कितना अच्छा अर्न कर सकते हो। सो ये जो है ना कि मैंने मेरे
डिग्री को सोसाइटी के प्रेस्टिज के, मतलब जैसे एक होता है मेरा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और मेरी डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ जो जोड़ा है ना, ये हमें ग्रो नहीं करने देता। राइट मैम। और जिन्होंने ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स तोड़े हैं, दे हैव ग्रोन इन देयर लाइफ। तो कभी ये सोच के देखना कि ऐसा नहीं है, आपको पता रहता है। मुझे ना जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, मैं उनको पूछती हूँ कि बी फार्म क्यों किया या एम फार्म क्यों किया। आपने तो बहुत अच्छा आंसर दिया। जितने भी एम फार्म लोगों को मैंने पूछा है एम फार्म क्यों किया, उन्होंने मुझे एक ही, बहुत स्कोप है मैम। एंड मैंने आज की क्या स्कोप है वो तो नहीं पता। सुन रहा है स्कोप है वो मैं फिर कहाँ से पता चला, नहीं किसी ने तो बोला था, किसने वो भी नहीं पता, मतलब किसने बोला ये आपको नहीं पता, क्या स्कोप है ये आपको नहीं पता, और आप बोल रहे स्कोप है। मतलब ये जो ब्लाइंड गेम हम इंटरनेट वाली ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये बस इंडिया में होती है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स आज के डेट में बाहर कंट्री में हैं, वहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं होता, वहाँ पे इतना पैम्परिंग नहीं होता, वहाँ पेरेंट्स भी इतने इन्वॉल्व नहीं होते बच्चों के लाइफ में, एंड दे आर एंजॉइंग एंड ग्रोइंग इन देयर लाइफ एंड वेयर वी आर सो एंड देयर, वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं, ये अच्छा ये बुरा। सो जब तक आपके दिमाग, और ऐसा आई डोंट थिंक सो अच्छा और बुरा कुछ होता है। एक मतलब जैसे लाइक कैनवास का स्टार्टअप जो है, आई कैन अर्न एज इक्वल टू, मतलब एक डॉक्टर अर्न कर रहा है Right. या मुझे लगता है कि आज एम फार्म करने के बाद जो फैकल्टीज़ और उससे ज़्यादा ही मैं अर्न कर रही होंगी। सो ये जो हमारे दिमाग में कि ये अच्छा है या ये डिग्री होने के बाद अच्छा होता है, या मैं फेल हो गया तो मेरा बुरा हो गया, या मेरा ज़्यादा CGPA है तो मैं अच्छा हूँ। इवन एम फार्म के स्टूडेंट आज भी इस बात पे बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए क्योंकि मैं एम फार्म। अरे उसका कोई मतलब नहीं। अगर BSc वाला बच्चा आपको ट्रेनिंग दे रहा है, सो व्हाट्स द यूज़ ऑफ योर एम फार्म। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपका एजुकेशन, जैसे मैंने बोला कि क्या आपके नाम पे पेटेंट है एम फार्म करने के बाद, या आप अपने सच में, अगर आप एम फार्म कोलॉजी करके लोगों को डायनामिक समझाना नहीं आता है तो उस एम फार्म का क्या मतलब है। सो आपने अगर डिग्री जस्ट फॉर अ सर्टिफिकेशन किया है या मार्कशीट के लिए किया है, वो CGPA का कोई वैल्यू नहीं है। लोग आपको पूछेंगे भी नहीं इंडस्ट्री में, एंड आई डोंट थिंक सो। इसीलिए हमें जो झूठ बोला जाता है कि बस भाई 10th कर ले सब हो जाएगा, 12th कर ले फिर हो जाएगा, या फिर ये कोर्स कर ले हो जाए, ऐसा होता नहीं है। आप जब 10th में, आपको ये सोचना है कि आपको 12th में क्या करना है, आपको 12th के बाद ये सोचना है कि अब क्या करना है, और ये आपका मतलब पहले ही डिसाइडेड होना चाहिए। एंड दैट इज़ जस्ट आपका खुद का ओन होना चाहिए, मतलब मेरा खुद का ओन। अगर शायद मैंने ये नहीं सोचा होता था मुझे बी फार्म करना है, ये मुझ पे थोपा गया होता था, तो शायद मैं आज ये चीज़ बहुत खुशी से नहीं कर पाती थी। राइट। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे बी फार्म सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर या कुछ करने के लिए नहीं है इसलिए कर रहे हैं। इवन तो एम फार्म भी इसीलिए कर रहे हैं कि चलो 2 साल जॉब से बच जाऊँगा। यस मैम, ऐसा तो है। ये जो रीज़न है ना, ये आपको और डिफ़िकल्टीज़ में डालते हैं। एंड हमारे खुद के सोचो, आप अगर शादी करने जा रहे हो तो आप किसी के पास जाके बोलते आप मेरे लिए लड़की लाओगे क्या, और आप ही उसको संभालोगे क्या। पर आप जॉब के लिए इंस्टीट्यूट के पास और कॉलेज के पास जाते हो, मेरे लिए जॉब ढूंढोगे क्या, या आप मुझे जॉब देखो। लाइफ में अगर हम बोलते हैं 2 डिसीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, शादी और करियर। जब हम शादी के लिए नहीं जा रहे तो हम करियर के लिए क्यों जाए। सेकेंड थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, दे बोथ आर योर ओन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसमें जो भी अचीव करोगे आपके ओन पर्सनल स्किल्स पे ही करोगे। इसमें अगर प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपके कारण ही आते हैं, इवन तो आपके पेरेंट्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी लाइफ रूइन कर दी, या मैंने उनका सुना। किसने बोला था सुनने के लिए? सब सुनते हो। जब सब नहीं सुनते तो ये क्यों सुना? कहीं ना कहीं आपको वो कंफर्ट की आदत लगी है कि यार इनका सुन लूँगा तो ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। सो जहाँ आपको कंफर्ट की आदत है वहाँ आपको गिरना ही है। Yes, ma'am, एंड वो ज़्यादा ट्रबल्स आएगा ही आएगा। मैं इसमें एक चीज़ थी,
कि एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझी कि अपन कहाँ रहते हैं एंड हमारे फैमिली इशू के हिसाब से भी हमें देखना चाहिए करियर ऑप्शन। ये ही सबसे बड़ा है। पता है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब मैं B.Pharm कर रही थी, मैंने तो नहीं किया B.Pharm बहुत अच्छे से, क्योंकि हाँ मैं इस एटमॉस्फेयर में नहीं फिट हो पाई। ठीक है, हम बहुत बार ये भी होता है, देखो हम मोन तो कर लेते कोई सिटी में, हम फिट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। बट मैं मेरे हॉस्टल कल्चर में बहुत अच्छे से फिट हो गई थी एंड रियली मुझे वहाँ जो गाइडेंस और मेंटरिंग मिला ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो वहाँ पे मैंने मेरे स्कूल मतलब कॉलेज में ऐसा था, छुप छुप के नोट्स पढ़ना या कंपटीशन करना, 1-2 मार्क्स कम आ गए तो टीचर के साथ आर्ग्यू करना। तो मुझे लगता है यार हम लोग उसमें से कितने लोग तो आज जॉब भी नहीं कर रहे। सो उस मार्क्स का, उस कंपटीशन का क्या, हम सबकी अपनी अपनी स्टार्टिंग लाइन है। मेरी स्टार्टिंग लाइन सोचो, कितने लड़कियों को इतनी लिबरल फैमिली मिलती है जो बोलती है आप कुछ भी करो, एंड देन इन अ स्मॉल एज आप ट्रैवल कर रहे हो दुनिया और इंडिपेंडेंटली आप घूम रहे हो कहीं भी। जब मैं 21-22 साल की थी, मैं काफ़ी सारे स्टेट घूम चुकी थी, मैं इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करती थी। मुझे मेरा बैंकिंग ये सब समझता था, मुझे मेरा फाइनेंस, मेरा इंडिविजुअल खर्चा कितना है वो सब समझता था, मेरा एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग था। सो दिस इज़ माई स्टार्टिंग लाइन। ये मुझे कितना हेल्प करेगी मेरे करियर में ग्रो करने के लिए। और जिस लड़की ने बस बुक पढ़े है, उसको कुछ भी नहीं पता है दुनिया का, उसका इंटरव्यू कल मुंबई में है, वो कैसे जाएगी? मतलब मैं जनरल में भी ट्रैवल कर सकती थी और मैं AC1 में भी ट्रैवल कर सकती थी। ये मेरा था कि अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो मैंने जनरल में ट्रैवल किया है और मुझे ठीक है आराम से जाना है तो मैं AC1 में भी जाके ट्रैवल कर चुकी थी तब तक, सिचुएशन के हिसाब से। तो यही सिचुएशन आपको, हाँ यही सिचुएशन आपको करियर में हेल्प करता है। अगर ऐसा है, एक मेरा मार्केटिंग का जॉब था, मुझे अल्केम से ऑफ़र था, बर्जन डिवीज़न से। उसमें ऐसा था कि जॉइनिंग में ही आपको, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे नेक्स्ट डे आपको गोवा जाना है। तो मुझे इंटरव्यू में यही पूछा था कि आप गोवा जाओगे क्या? कहा मुझे तो इतना अच्छा लगा कि जॉइनिंग में ही गोवा जाने को मिलेगा। बहुत सारी लड़कियां इसलिए मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करती थी क्योंकि ट्रैवलिंग होता था या हमारे इंटरव्यूज़ होटल में होते थे। तो मुझे ये बहुत ही मतलब अजीब चीज़ लगती। इज़ दिस द क्राइटेरिया टू नॉट जॉइनिंग एनी इंडस्ट्री? तुमको बहुत अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर आप जॉब करने के लिए बाहर निकले। सो माई स्टार्टिंग लाइन वॉज टू अहेड विद द गर्ल्स who was like pursuing course with me। तो मुझे ना बहुत अजीब लगता था कि नोट्स के लिए, ज़ेरोक्स के लिए जो ये रोना धोना करते थे, या एक नोट्स नहीं मिला तो टीचर को इतना परेशान कर देते। सो वो कुछ भी आज काम में नहीं आता। सो आई डोंट थिंक सो कि जस्ट बुक पढ़ना इज़ द नॉलेज और वो चीज़ तुमको आगे लेके जाती है। तो सबसे पहले तुम्हारे घर मतलब तुम्हारा स्टार्टिंग लाइन क्या है ये तुमको समझना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ एड्रेस करनी थी मुझे कि मेजरली लोग कंफर्टेबल हो गए सिटी में इसलिए जा रहे हैं। कुछ लोग 1 to 2% लोग जेन्युइनली नहीं जा पाते, किसी के घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या सबके अपने अपने रीजंस हैं। बट मेजरली 90-95% लोगों के पास में सिर्फ एक आंसर है, कंफर्ट, कि उन्हें अपनी सिटी में, मतलब मैं नागपुर का एग्जांपल लेता हूँ कि नागपुर से बहुत कंफर्ट मिल चुका है कि यार रोड पे ट्रैफिक भी नहीं है, यहाँ से वहाँ 15 मिनट में पहुँच जाते हैं एंड सब चीज़ें हमें मिल रही है, हमारा घर भी है, पेरेंट्स भी है, इसीलिए भी लोग मूव नहीं करना चाहते। सो मैम ये कंफर्ट को कैसे ब्रेक करना चाहिए? ये मैं पता है, आज मेरा बेटा 12 साल का है एंड रिसेंटली वी मूव टू पुणे। तो उसने तो यही सोचा था, भवंस में था वो, कि मैं 10th तक भवंस में रहूँगा और यही मेरी लाइफ है। एंड ही से उसको ये लगने लगा था कि सबसे अच्छा स्कूल दुनिया में अगर कुछ है, क्योंकि उसने नर्सरी से वहाँ से स्कूलिंग किया था, उसमें उसका BA नहीं। सो आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस कम्फर्ट। और मुझे ये कम्फर्ट कैसे तोड़ा गया, मेरे फादर बैंक में मैनेजर थे। तो उनका हर 8 महीने में, कभी 3 साल में, तो जैसे मेरी किसी से फ्रेंडशिप होती थी या एक हर स्कूल में स्टेबल हो जाती थी, मुझे दूसरे सिटी में जाना पड़ता था। तो वो मेरा रूटीन हो गया था। मतलब मुझे खुद को ही नहीं पता कि कितनी सिटीज़ मैंने चेंज की है टिल मैं जब 12th तक आई। मैं बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से नागपुर में ही रही हूँ। तो नागपुर में 20 साल रहने के बाद मैं पुणे में बहुत आराम से सेटल हो गई। सो अब मेरा बेटा भी सेटल हो गया, तो कंफर्ट जोन मैंने उसका तोड़ा। सो ये आपका इंटरनल ही होना चाहिए
कि क्या होगा, वहाँ जाओगे 6-7 महीना 1 साल लगेगा, नए लोगों से आप नेटवर्किंग करना जानोगे, थोड़ा तकलीफ होगी, बट ये आपका खुद का ही, इफ़ दोज हु हैव अ ग्रोथ माइंडसेट वो कंफर्ट जोन तोड़ते हैं, जिनका नहीं है वो नहीं तोड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नए सिटी में नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड अब उसको समझ में आया कि अरे यार ऐसा भी स्कूल होता है, हाँ, right. ऐसे भी लोग होते हैं, लाइक अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कुछ अलग हो सकती है। तो जब मैं पूछती हूँ इस स्कूल से उस स्कूल में क्या चाहे, तो ही हैज़ द लाइक अरे ये चीज़ है, कंपैरिजन के लिए अब उसके पास और भी कुछ आ गया। सो मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन आपको खुद तोड़ना पड़ेगा, और वो नहीं तोड़ने के रीज़न अगर आपके पास है, लाइक जैसे आपने बोला मेडिकल इमरजेंसी है, या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही है, आपके पेरेंट्स आपके साथ मूव आउट नहीं हो सकते, दैन डोंट ब्रेक दैट, मतलब आप रहो, बट ट्राई करो कि आप हर साल ट्रैवल करो। राइट मैम, ट्रैवल करने से हाँ, हाँ आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपके जितने ज़्यादा फ्रेंड्स रहेंगे आप उस सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है कि आप जाके वहाँ एक्सप्लोर नहीं कर, अगर आपके नहीं भी फ्रेंड्स हैं तो आपको थोड़ा बहुत कल्चर पता चलेगा। देखो अमरावती और नागपुर में कल्चर डिफरेंस है, खाने पीने का भी डिफरेंस है। पूना नागपुर में है, पुणे मुंबई में है, पुणे नासिक में है, पुणे कोल्हापुर में है। सो आपको क्या है, वो थोड़ा सा कंफर्ट, मतलब यहाँ से वहाँ जाके वो चीज़ें ही अडॉप्ट करनी है, बट अगर उसके साथ आपको ग्रोथ मिल रहा है, पावर मिल रही है, उसका जो मज़ा है ना, इफ़ यू टेस्ट दैट, लाइक जैसे कंफर्ट के बिना आपको अगर पावर एंड पैसा मिल रहा है और आपको वो टेस्ट में ज़्यादा मज़ा आने लगा आएगा ना, तो आप कंफर्ट जोन तोड़ोगे। राइट। सो इनिशियल डेज, इसीलिए मैंने बोला वर्क फ्रॉम होम इनिशियल डेज में नहीं करना चाहिए। एक बार आप वर्क फ्रॉम होम में आ गए ना, आप नहीं जा सकते। एक बार बाहर निकल के देखना चाहिए, एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, तभी जाके ट्रैवलिंग। जैसे आपका जो 4 साल का B.Pharm है, उस वक्त आपने इंटर्नशिप के लिए जानबूझ के अलग सिटीज़ में ही इंटर्नशिप लेनी चाहिए। हॉस्टल लाइफ एक बार तो टेस्ट कर लेनी चाहिए लाइफ। तो ये मेरे लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट था कि मैं 15 ईयर्स हॉस्टल में रही। अच्छा, 15 ईयर्स? हाँ, सो मैं काफ़ी साल, बचपन में भी काफ़ी साल मैं बाहर थी। अच्छा। B.Pharm मैंने बाहर से किया, फिर जॉब वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मैं मेरे फैमिली के साथ नहीं थी, तो वो सारे, मेरे शादी भी मैंने लेट किया, तो ये सब चीज़ों में ना मुझे बहुत सारा लाइक लोगों से कनेक्ट करने के लिए टाइम मिला, एडवांटेज मिला। मैम एक्चुअली कुछ लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड नहीं रहते, किसी को खुद का बिजनेस बिल्ड करना होता है। हालांकि पहले जॉब करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर बिजनेस में घुसना चाहिए, बट फिर भी मुझे ये जानना है कि क्लिनिकल रिसर्च में बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज ही है एंड हम लोग बस उसका एक पार्ट बन सकते हैं एंड खुद का बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। तो मैम ये मिथ है या फिर क्या है? कैनवास को देख के आपको लगता है कि ये मिथ है, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। ये डिपेंड्स है, अगर आपको बिज़नेस करना अच्छा लगता है तो आप एक्सपीरियंस लो, मैं यही बोलूँगी। एकदम इसमें तुम एज अ स्टूडेंट लेवल पे तो स्टार्टअप नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने भी किया है स्टूडेंट लेवल पे दे विल, मतलब बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें गाइडलाइंस भी है, पीपल मैनेजमेंट बहुत सारा है, और टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए। तो विदाउट दैट टेक्निकल स्किल्स यू कैन हैव मोर ट्रबल्स अगर आपने शुरू किया इसमें। और जैसे अभी AI आने वाला है, तो आप कोई ऐसे ऐप ला सकते हो जो कि कुछ प्रॉब्लम क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के सॉल्व करने वाले हो, तो ये बिज़नेस आप इवन स्टूडेंट लेवल पे भी शुरू कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि आप, अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च में। अच्छा मैम, ऑल्सो मैम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कुछ लोगों को मार्केटिंग एंड सेल्स में इंटरेस्ट होता है। सो मैम MRship तो एक मेजर ऑप्शन दिखता है, बट सबको वो पसंद नहीं होता है। सो मैम तो CROs एंड साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है बिजनेस डेवलपमेंट की? यस, देखो कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री हो, सेल्स तो रहेगा ही, तो बिजनेस डेवलपमेंट क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में भी है, बट वहाँ पे अगर आपको जाना है तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज वगैरह होना ज़रूरी है, एंड यू कैन मतलब वहाँ पे भी जा सकते हैं। इवन आप मार्केटिंग की कुछ जॉब, जैसे
सेल्फ लाइक आप अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो और यहाँ का 1-2 साल का एक्सपीरियंस से भी आप उस इंडस्ट्री में जा सकते हो। बिजनेस डेवलपमेंट हर इंडस्ट्री में रहेगा, SMO में रहेगा, CRO में रहेगा, PB में रहेगा। देर आर मेनी एजेंसीज विच आर डूइंग एज अ इंडिपेंडेंट वेंडर फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो मैम ये रोल्स के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके पास रहना चाहिए तभी जाके। और इवन तुमको उस इंडस्ट्री का ट्रेंड भी पता कहाँ से बिजनेस लाना है। जैसे अभी तुम मार्केटिंग में जब काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास डॉक्टर लिस्ट है, प्रोडक्ट है, वैसे तुम्हारे पास क्लाइंट लिस्ट होना चाहिए। उस क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है, उसमें क्या ट्रेंड है, कितना उसमें नॉलेज चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, वो उस कंपनी का पता होना चाहिए, तभी जाके तुमको जॉब लगेगा। ऐसा राइट मैम, गॉट माय पॉइंट। सो मैम क्लिनिकल रिसर्च में किसी को आना है तो आपने ये मिथ तो बर्स्ट कर दिया कि फार्माकोलॉजी करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज तो डिग्री कोई काम की नहीं है। सो मैम ऐसे क्या कोर्सेज है एंड इवन कोर्सेज पे रिलाई कर सकते हैं क्या क्लिनिकल रिसर्च में जाने के लिए? मैं बहुत सारे मतलब दूसरे लोगों के बारे में तो नहीं बता पाऊँगी, बट कैनवास एकेडमी पे तो आप रिलाई कर सकते हो। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोर्स कर रहे हो तो आपको खुद को ये सोचना है कि मुझे सीखने के लिए एक टाइम लगेगा, बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने कहीं और नहीं पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा स्लो ही जाऊँगा एंड मुझे समझ में आएगा और मुझे उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो कम से कम 1 ईयर तो लगेगा। अगर आप बोलोगे, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो उनका ये रहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म कोर्स बता दो, एंड अगर आपको कुछ क्लैरिटी भी नहीं है ना, वो अभी ये पॉडकास्ट के बाद शायद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के बारे में, जैसे डोमेन है और जॉब प्रोफाइल से वो पता चल गया, बट अगर आपको कोर्स करने के बाद जॉब प्रोफाइल ही नहीं समझ रहा, आप कहाँ अप्लाई करोगे? एंड आप अगर ये सोचोगे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट की है, मैं बस उनको पैसे देता हूँ, सो आप सोचो थर्ड पर्सन जो आपके लिए करेगा वो कैसा रहेगा। अगर आपको खुद को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आई डोंट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ थिंग कि आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स करो एंड कुछ भी जॉब ज्वाइन करो, देन स्टक हो और फिर 4 साल के बाद पीछे भी ना जा पाओ और जॉब चला जाए। सो आपको शुरुआत जो है वो ग्रेजुअली करनी चाहिए, जिसमें आपका लर्निंग हो, आपके जो भी लूप होल्स है खुद के, उस पर आपको वर्क ऑन करना है एंड स्किल्स एक्वायर करना ईजी टास्क नहीं है। टेक्निकल नॉलेज तो आप एक्वायर कर भी लोगे, बट आप अगर जैसे जिसको कम्युनिकेशन नहीं है आता है या जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कुछ ऐसा जादू की छड़ी इंस्टीट्यूट के पास भी नहीं रहेगी कि 360 डिग्री वो आपको चेंज करेगा, तो आपको टाइम लगेगा, तो आपको वो टाइम देना चाहिए। हम कैनवास एकेडमी कैसे हेल्प करते हैं मैम? कोर्स मॉड्यूल्स कैसे डिज़ाइंड है कि जो कि आपको एक क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल बनाते हैं? तो जैसे मैंने बोला 1 साल का कोर्स रहेगा, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च। इसमें आपको स्पेशली जो 6-7 डोमेन है, लाइक क्लिनिकल ऑपरेशन, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, फार्माकोविजिलेंस, ETMF, मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी अफेयर, इसके साथ आपके स्किल्स डेवलपमेंट के भी कुछ मॉड्यूल्स हैं। तो उसमें आपका CV मेकिंग हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, लाइक इंटरव्यू हैंडलिंग जैसे HR राउंड या टेक्निकल राउंड्स हो गए, तो इस पे भी सेशंस होते हैं। तो इस तरह से ये 9 मंथ्स का प्रैक्टिकल कोर्स है, 3 मंथ्स का इंटर्नशिप रहेगा। तो इंटर्नशिप देते हुए हम सोचते कि हाँ, आपको कहाँ इंटर्नशिप देना चाहिए जिससे आपको ग्लोबल प्रोजेक्ट का नॉलेज मिले, आपको रियल इंडस्ट्री का जो प्रोसेस है क्लिनिकल मतलब ट्रायल्स कंडक्ट करने का, वो चीज़ समझ में आए। तो इस तरह से आपको गाइडेंस मिलता है। अच्छा, एंड दैट डेफिनेटली गिव यू अ मतलब रियल इंडस्ट्री सीनियर।